हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में ना हम लोग कस्टम बिड के बारे में जानेंगे कि कस्टम बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पेशली बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये क्वेश्चंस, ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ बिड्स ऐसी होती हैं जो एमएसएमई या फिर एमएसई रिजर्व्ड होती हैं या फिर एमआईआई मेक इन इंडिया रिजर्व्ड होती हैं, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लास्ट स्टेप तक पहुंच जाते हैं, मतलब ओटीपी वाला हमारा स्टेप रह जाता है और ओटीपी पे ना सॉफ्टवेयर हमें जाने ही नहीं देता। तो उस टेंडर को किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। समझेंगे कि कस्टम बिड पार्टिसिपेट करने का क्या प्रोसेस है और दोनों ही बिड को, मतलब एक नॉर्मल कस्टम बिड को आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो और जो एमएससी रिजर्व बिड है उसको किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो कस्टम बिड देखिए होती क्या है। देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जेम एक कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कैटेगरी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। जिन प्रोडक्ट की कैटेगरी जेम पे अवेलेबल है उसमें कैटेगरी बेस्ड बिडिंग होती है। अब बायर को गाइडलाइंस है कि उनको प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही करना है। तो उन चीजों को क्या जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर कोई ऐसी सर्विसेज जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो उसे बायर किस तरीके से खरीद सकते हैं। तो कस्टम बिड वो प्रोसेस है या फिर कस्टम बिड उन चीजों के लिए होती है जिनकी कैटेगरी जेम पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप ये बोल सकते हो कि कस्टम बिड में आपको वो टेंडर देखने को मिलते हैं जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है। डिफरेंस क्या होता है एक नॉर्मल बिड में और एक कस्टम बिड में? नॉर्मल जो बिड है वो मिनिमम 10 डेज के लिए होती है, कस्टम बिड मिनिमम 21 डेज के लिए निकाली जाती है। क्यों निकाली जाती है? देखिए जेम क्या कहता है कि कैटेगरी में जब कोई भी टेंडर निकलता है ना, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, कैटेगरी के रजिस्टर्ड सेलर्स को नोटिफिकेशन भेज देता है कि भैया आपकी कैटेगरी के टेंडर निकले, आप आके पार्टिसिपेट करिए। बट कस्टम बिड के केस में क्योंकि कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो जेम की ये गाइडलाइंस है कि बायर को मिनिमम 21 डेज के लिए उसे ऑन एयर रखना है, लाइव रखना है, ताकि उसमें लैक ऑफ कंपटीशन क्रिएट ना हो और ज्यादा से ज्यादा सेलर्स को पता लगे कि उनसे रिलेटेड कस्टम बिड निकली है और वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो एक तो 21 डेज के लिए कस्टम बिड निकलती है, दूसरा कस्टम बिड का कैटलॉगिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया है कि लॉगिन करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर उन्हीं कैटेगरीज के टेंडर दिखाता है जिन कैटेगरीज का कैटलॉगिंग आपने अपनी प्रोफाइल में कर रखा होता है। बट कस्टम बिड और बीओक्यू बिड दो बिड ऐसी हैं जिनका कैटलॉगिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही बिड उन चीजों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, और उसमें चाहे आपने कैटलॉग बना रखा है उस कैटेगरी से रिलेटेड या फिर नहीं, उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। सारे ही टेंडर, चाहे वो कस्टम बिड हो या फिर बीओक्यू बिड हो, जितने भी निकलते हैं सारे ही आपको लॉगिन करने के बाद देखने को मिलते हैं और आप उन्हें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से कस्टम बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आपको पार्टिसिपेट करनी है। ध्यान से समझिएगा पूरे प्रोसेस को। मैं ये भी बताऊंगा कि रिजर्व बिड किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो मैंने लॉगिन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। लॉगिन करने के बाद हम लोग मूव कर जाते हैं बिड सेक्शन पे। बिड सेक्शन पे आप जाओगे क्लिक करके, इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। सबसे पहले समझेंगे कि कस्टम बिड किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब एक कोई भी कस्टम बिड आप किस तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो एमएससी रिजर्व बिड होती है या फिर मेक इन इंडिया रिजर्व बिड होती है उनको आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे बाय कैटेगरी का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बाय कैटेगरी में जब आप कस्टम टाइप करते हो तो इस तरीके से ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, कस्टम प्रोड मतलब प्रोडक्ट। इसे आप सेलेक्ट करोगे तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, कस्टम टेंडर आपको दिखाना स्टार्ट कर देता है। देखिए टेंडर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके या फिर किसी भी टेंडर को देख के ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सा कस्टम टेंडर है और कौन सा कैटेगरी बेस्ड टेंडर है। कैसे, बताता हूं। देखिए आप टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो। मैंने एक ये कस्टम बिड का टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया और एक मैं कोई कैटेगरी बेस बिड का टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेता हूं, जैसे कि ये है। इसका मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे दो टेंडर है, एक एग्जीक्यूटिव टेबल का है जो कि कैटेगरी बेस्ड टेंडर है, दूसरा मेरे पास कस्टम बिड है। अब कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? देखिए जब आप नीचे स्क्रॉल करके आते हो तो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, देखिए कैटेगरी बेस्ड बिड में जब आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को रेफर करते हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, आपको जो भी स्पेसिफिकेशंस बायर को रिक्वायर्ड है इस तरीके से
टेबल के रूप में आपको देखने को मिलती है। देखिए बायर जब कोई भी टेंडर निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकालता है कि वो क्या करता है, बायर कैटेगरी के अंदर जाता है, कैटेगरी के अंदर जाने के बाद जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है या फिर जिस भी स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट उन्हें रिक्वायर्ड है उन पैरामीटर्स को सेलेक्ट करते हैं, और जो भी प्रोडक्ट उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है उस प्रोडक्ट को यूज करके वो क्या करते हैं, उस बिड को क्रिएट करते हैं। तो आप बोल सकते हो या फिर आप ये समझ सकते हो कि उस प्रोडक्ट के जो टेक्निकल पैरामीटर्स है होते हैं ना, वो बिड के टेक्निकल पैरामीटर्स भी मोस्ट ऑफ द केसेस में बन जाते हैं और इस तरीके से आपको टेंडर डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं और देखने को मिलते हैं। बट कस्टम बिड के केस में क्या होता है, क्योंकि कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, तो बायर क्या करता है, सबसे पहले एक नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट करता है कि ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। फिर उन्हें जो भी प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उसका वो एक कस्टम कैटलॉग बनाते हैं, और जब वो कस्टम कैटलॉग बनाते हैं ना, और जिस भी स्पेसिफिकेशन की उनको रिक्वायरमेंट है या फिर जो भी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन उन्हें रिक्वायर्ड है उसका एक कस्टम कैटलॉग बनाते हैं। तो जब वो कस्टम कैटलॉग बनाते हैं तो उस स्पेसिफिकेशन को एक पीडीएफ के रूप में एट द टाइम ऑफ कैटलॉग प्रिपरेशन अपलोड करते हैं, और जब वो कैटलॉग पब्लिश हो जाता है फिर उस कैटलॉग को यूज करके कस्टम बिड क्रिएट करी जाती है। तो जब आप कस्टम बिड के टेंडर डॉक्यूमेंट को रेफर करते हो तो यहाँ पे ना आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बेसिकली कोई टेबल देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलती है। ये वही पीडीएफ है जो बायर ने एट द टाइम ऑफ कैटलॉग प्रिपरेशन अपलोड करी होती है। तो यहाँ पे आपको वो पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलती है। अब आप दो टेंडर हैं, यहाँ पे मेरे सामने एक कैटेगरी बेस्ड टेंडर है, यहाँ पे मेरे सामने टेबल देखने को मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल रही है। तो आप इजी कर सकते हो अपने लिए कि जिस टेंडर में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलती है ना टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में, बेसिकली वो कस्टम टेंडर है। अब वापस से चलते हैं पार्टिसिपेशन के ऊपर। पार्टिसिपेट करने के लिए आप क्या करोगे, पार्टिसिपेट पे क्लिक करोगे। कस्टम बिड को ओपन कर लेता हूं। अब जिस भी टेंडर को आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो आप क्या करोगे, पार्टिसिपेट पे क्लिक करोगे, ये डिक्लेरेशन दे दोगे। बेसिक डिटेल्स सब सेम रहती है, कब टेंडर निकला, कब खत्म हुआ, ये सारी ही चीजें मैंने आपको जब हमने एक टेंडर पार्टिसिपेट करके दिया तो देखा था कैटेगरी बेस्ड बिडिंग का, वो सारी ही चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है उसमें, ये कैसे वर्क करती है, कैसे टेंडर को फुली कॉम्प्लाइंट आप सबमिशन कर सकते हो, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हो। इस वीडियो में स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं कि कस्टम बिड का टेंडर, जो कस्टम बिड किस तरीके से पार्टिसिपेट हो सकती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये बेसिक डिटेल्स सब सेम है कि कब निकला कब खत्म होगा, ये सब सेम देखने को मिलता है आपको। स्पेसिफिकेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कस्टम स्पेसिफिकेशन मतलब वो पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलती है जो बायर ने एट द टाइम ऑफ कैटलॉग प्रिपरेशन अपलोड करी होती है। आप क्या करोगे, सिलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक करोगे। सेलेक्ट कैटलॉग पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे मेरे को मैसेज आ रहा है कि यू हैव नो मैचिंग प्रोडक्ट अवेलेबल अकॉर्डिंग टू बायर रिक्वायरमेंट। देखिए जब बायर को टेंडर निकालना था तो बायर ने क्या करा, एक कस्टम कैटलॉग बनाया। अब हमें इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना है तो हमें भी एक कस्टम कैटलॉग बनाना होता है। तो कस्टम कैटलॉग बनाने का जो प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट होता है। यहाँ पे ऊपर अपलोड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आपको दिया गया है, अपलोड न्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे और कस्टम कैटलॉग बनाने का जो प्रोसेस है ना वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। कस्टम कैटलॉग खाली कस्टम बिड पार्टिसिपेशन के यूज में ही आता है, किसी दूसरे टाइप की बिड में आप इसे यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट परचेज में भी आप इसे यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्रांड एंड ओईएम, आप कौन से ब्रांड एंड ओईएम का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो इस बिड के अगेंस्ट में, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नहीं है कोई भी तो मैंने अनब्रांडेड कर दिया, एनए कर दिया, कस्टम स्पेसिफिकेशन यस कर दिया, सेव एंड प्रोसीड करोगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद अब बायर की क्या रिक्वायरमेंट है, एचपीसी नोड सर्वर। तो अब बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कौन सा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, मतलब कौन सा मॉडल नंबर ऑफर कर रहे हो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप मेंशन करोगे यहाँ पे। अभी के केस में मैं इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि बेसिकली कस्टम कैटलॉग बनता कैसे है। बट आपके केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, आपके केस में आप बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में जो भी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो उसका मेक एंड मॉडल आपको यहाँ पे डालना होता है।
उसके बाद यहाँ पे बायर यहाँ पे सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि बिड नंबर बताओ कि कौन सी बिड के लिए आप ये कस्टम कैटलॉग बना रहे हो। देखिए कस्टम जो कैटलॉग है ना एक्सक्लूसिवली कस्टम बिड के लिए बनाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी दूसरे टाइप की बिड में इसे यूज नहीं कर सकते। तो आपको बताना होता है कि कौन सी बिड के लिए आप ये कैटलॉग बना रहे हो। तो मैंने यहाँ पे बिड नंबर डाल दिया, सेव एंड प्रोसीड किया। उसके बाद आप यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन डिक्लेयर करेंगे, लोकल कंटेंट डिक्लेयर करेंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट का लोकल कंटेंट है। सेम वैसे ही प्रोसीजर है जैसे हम कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं जेम पे, लोकल कंटेंट अपडेट करते हैं, प्राइस डालते हैं, तो वो एक टेंटेटिव प्राइस भी आप यहाँ पे डाल देंगे। सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सॉफ्टवेयर बोलता है। अब ये स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, देखिए बायर को जो रिक्वायरमेंट था बायर ने पीडीएफ बना के वहां पे अपलोड कर दिया। अब बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में आप जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो उस प्रोडक्ट का टेक्निकल डेटा शीट या फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या फिर जो भी चीज आप ऑफर करना चाहते हो बायर को, उसका एक टेक्निकल कॉम्प्लाइंस डेटा शीट या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट का जो भी टेक्निकल्स है उसको आप बना के एज अ पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करोगे। मेरा सजेशन ये रहता है कि आपका जो ऑफरिंग है उसका पीडीएफ प्लस जो बायर का है, जैसे बायर का ये है, इसमें बायर ने जो भी पीडीएफ अपलोड करी है ये वाली, इन दोनों को मर्ज करके आप साइन स्टैम्प करके दोनों को अपलोड कर दो। अपना तो देना ही देना है, साथ में इसे भी एडिशनली साइन स्टैम्प करके आप मर्ज करके अपलोड कर सकते हो। अभी के केस में मैं इसी को अपलोड कर रहा हूं, बट ध्यान रखिएगा खाली इसको अपलोड करने से नहीं होगा। ये बायर की रिक्वायरमेंट है जो बायर को रिक्वायर्ड है, बट आप बायर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में क्या ऑफर कर रहे हो उसका टेक्निकल डेटा शीट प्रॉपर आपको बना के देना है। चाहे आप लेटर हेड पे बना के दो, चाहे आप उसे अटेस्ट करके दो, या आपके पास रेडीमेड कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो उसे अपलोड करो, बट वो आपको बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बायर को लगना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बनाया गया है। तो ये स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, सेव एंड प्रोसीड करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 इमेजेस अपलोड करनी होती है। जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो बायर के रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में, उस प्रोडक्ट के 3 इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड करोगे। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो इमेज आप यहाँ पे अपलोड करोगे। अभी मैं इंटरनेट से देख लेता हूँ कि बेसिकली ये क्या चीज होती है और इसके 3 इमेजेस मैं पिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट ना हो, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस खाली इस इमेज को पिक कर रहा हूं। तो आप क्या करोगे, जो भी इमेज या फिर जो भी प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हो उस प्रोडक्ट की इमेज आप यहाँ पे अपलोड करोगे। 3 अलग अलग इमेज अपलोड कर सकते हो। आपको पता है कि 3 अलग अलग एंगल से आप इमेज जो है अपलोड कर सकते हो। तो इन इमेजेस को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूं। उसके बाद आप सर्टिफाई करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, सेव एंड प्रोसीड करेंगे, रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन और कैप्चा डाल के आप इसे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश कस्टम कैटलॉग जो आप बनाते हो ना वो इंस्टेंट पब्लिश हो जाता है और इंस्टेंट ही बिड के अंदर आ जाता है पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कैटलॉग आया है कि नहीं आया। बट ये जो इंस्टेंट वाला सिनेरियो है ना, ये डिपेंड करेगा कि बेसिकली सॉफ्टवेयर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखिए 10 to 7 के बीच में कभी कभार ऐसा होता है कि ये इंस्टेंट नहीं पब्लिश होता, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर स्लो चल रहा है या फिर ट्रैफिक ज्यादा है तो आपको पता है कि जेम थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। और जैसे जैसे आप अभी आगे के मंथ्स में जाओगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वहां पे क्या होता है कि ट्रैफिक ज्यादा होने लग जाता है, तो अगेन सॉफ्टवेयर थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करता है। तो ये इंस्टेंट वाला जो सिनेरियो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज करके चलिएगा। सेलेक्ट कैटलॉग पे मैंने क्लिक किया तो देखिए जो हमने कैटलॉग बनाया वो इंस्टेंट ही यहाँ पे बिड के अंदर आ गया। अब आप इसे पार्टिसिपेशन करना है तो चूज दिस कैटलॉग करोगे।
कितनी क्वांटिटी आप यहाँ पे ऑफर करना चाह रहे हो, सिंगल क्वांटिटी का था तो ये सिंगल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया, एनक्रिप्ट एंड सेव कर दिया। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, आपको प्राइस डालना है, जो भी डॉक्यूमेंट बायर ने मांगे हैं डॉक्यूमेंट लगाने हैं और ओटीपी डाल के उस टेंडर को सबमिट करना है। कैसे ये पूरा सबमिशन होता है, डिस्क्रिप्शन में एक किस तरीके से आप पूरा टेंडर पार्टिसिपेट कर सकते हो उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, कि एक नॉर्मली फुली कॉम्प्लाइंट टेंडर आप किस तरीके से डाल सकते हो, जिन पे किस तरीके से आपको टेंडर्स के डॉक्यूमेंट समझने होते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप रेफर करके टेंडर को पार्टिसिपेट पूरा कर सकते हो। चेंज कुछ नहीं है, चेंज बस इतना है कि कैटलॉग जो प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है, कस्टम कैटलॉग बनाना होता है आपको कस्टम बिड पार्टिसिपेट करने के लिए, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं कि जहां पे एमएससी रिजर्व टेंडर होता है या फिर मेक इन इंडिया रिजर्व टेंडर होता है। पहली बात तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो टेंडर एमएससी रिजर्व या फिर मेक इन इंडिया रिजर्व है, तो जब आप किसी भी टेंडर डॉक्यूमेंट को रेफर करते हो, जैसे इस टेंडर डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन किया, अब स्क्रॉल करके जब आप नीचे आते हो ना, तो देखिए यहां पे दो ऑप्शन होते हैं, मेक इन इंडिया परचेज प्रेफरेंस यस, एमएससी परचेज प्रेफरेंस यस। परचेज प्रेफरेंस का मतलब यह होता है कि बायर ने मेक इन इंडिया और एमएससी जो सेलर्स हैं उनको परचेज प्रेफरेंस दी है, मतलब वो चाहते हैं उनसे प्रिक्योर करना, वो चाहते हैं कि हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट मिले या फिर जो भी L1 बिडर आए वो एमएसएमई हो, तो उसके लिए उन्होंने प्रेफरेंस ओपन करी है इस टेंडर के लिए। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये प्रेफरेंस ना होके रिजर्व होता है, मतलब मेक इन इंडिया रिजर्व और एमएससी रिजर्व। अब उस केस में क्या होता है कि सेलर्स ना उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अब मैंने बहुत बार बताया है कि एमएससी का मतलब ये होता है, मतलब जो भी एमएससी मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, वो एमएससी जो जो सेलर्स हैं उन्हीं को अलाउड करता है उस टेंडर में पार्टिसिपेशन के लिए। देखिए एमएससी, जैसे मैंने बताया कि जो एमएसएमई की एग्जाम्पशन है या फिर एमएससी की एग्जाम्पशन है वो किसके लिए बनी हुई है, या तो ओईएम्स के लिए बनी हुई है या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बनी है। रीसेलर्स और ट्रेडर्स के लिए एमएससी या फिर एमएसएमई की एग्जाम्पशंस नहीं बनी हुई। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर किस तरीके से प्ले करता है, जहां पे एमएससी रिजर्व हो जाता है ना, मतलब जहां पे बायर ने कंडीशन लगा दी कि इसमें एमएससी रिजर्व ही पार्टिसिपेंट्स अलाउड हैं, तो एमएससी रिजर्व सॉफ्टवेयर क्या अज्यूम कर लेता है कि यहाँ पे बायर को खाली ओईएम्स चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली या फिर जो ओरिजिनल रूल है वो तो यही है कि एमएससी का मतलब हो गया ओईएम्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो कंडीशन लगा देता है कि जो ओईएम है उन्हीं को टेंडर पार्टिसिपेट करने देता है और रीसेलर्स को टेंडर पार्टिसिपेट नहीं करने देता। तो कैटेगरी बेस्ड टेंडर में तो बिल्कुल वही है कि जो ओईएम है, जिस कैटेगरी का ओईएम पैनल आपने ले रखा है उस कैटेगरी में अगर कोई एमएससी रिजर्व टेंडर निकलेगा तो उसे तो आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। दूसरी किसी कैटेगरी में अगर टेंडर निकला है और आपके पास उस कैटेगरी का ओईएम पैनल नहीं है तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अब कस्टम बिड के केस में क्या होता है, क्योंकि कैटेगरी जेम पे अवेलेबल नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टेंडर्स बायर से निकल गए गलती से कि एमएससी रिजर्व कर दिया, या फिर कुछ टेंडर्स ही ऐसे निकले हैं जो एमएससी रिजर्व है, तो उस केस में क्या है कि रीसेलर्स भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर कुछ प्रोडक्ट होता ही ऐसा है जिसमें ओईएम एक्टिव ही नहीं है या फिर ओईएम इंडिया में अवेलेबल नहीं है बट फिर भी एमएससी रिजर्व टेंडर है, तो उसको आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखिए उस केस में ना आपको क्या करना होता है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि मैं अब अलाउड करूंगा खाली ओईएम्स को। तो ओईएम मतलब जिन्होंने अपना जो प्रोफाइल है या फिर जो अपना जो कैटलॉग है वो एज अ ओईएम बनाना है या एज अ ओईएम बना रखा है, वही उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अब आप अगर एक रीसेलर हो और कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको वो टेंडर पार्टिसिपेट करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में जाना है। जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल में जाओगे, देखिए हमें करना क्या है, हमें एज अ ओईएम कैटलॉग बनाना है। अब एज अ ओईएम कैटलॉग हम बनाएंगे तभी हम लोग एमएससी बी या फिर एमएससी रिजर्व जो टेंडर है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मैं ये बता जरूर रहा हूं कि ऐसे आप कर सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा
कि आपके लिए वो एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया और आप वैसे ही उसे कर दो, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। मतलब अगर आप ओईएम हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आप ओईएम नहीं हो तो, अगर आप कैटलॉग बना रहे हो एज अ ओईएम तो सॉफ्टवेयर को तो ये समझ में आ रहा है कि आप ओईएम हो और आप तभी पार्टिसिपेशन दे रहे हो। और कल को अगर बायर ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि आपने तो यहाँ पे जो कैटलॉग ऑफर किया है वो एज अ ओईएम किया है, बट आप पार्टिसिपेट मतलब जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो वो प्रोडक्ट किसी और को बिलोंग करता है, आप रीसेलर हो, तो वो आपको देखना है कि आपके लिए वो कंडीशन एप्लीकेबल है कि नहीं। आपको करना क्या है, माई अकाउंट में जाना है, माई अकाउंट में जाने के बाद ऑफिस लोकेशन में जाना है। ऑफिस लोकेशन में जाने के बाद ना यहाँ पे ऐड न्यू ऑफिस पे जाना है। ऐड न्यू ऑफिस पे जाने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ऑफिस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको अपने लिए एक मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस ऐड करना है। ठीक है, जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है उसे आप ऐड करोगे। एड्रेस ऐड होने के बाद इस तरीके से आपकी प्रोफाइल में आ जाता है। दो एड्रेस आपके पास ऐड हो जाएंगे, एक रजिस्टर्ड और एक मैन्युफैक्चरिंग। अब जब मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाता है तब क्या होता है कि अगर आप कोई भी कस्टम कैटलॉग बनाते हो तो सॉफ्टवेयर फिर आपको एक और ऑप्शन देता है कि आप उस कैटलॉग को एज अ रीसेलर बनाना चाहते हो या फिर एज अ ओईएम बनाना चाहते हो। कैसे दिखा देता हूं, जैसे ये टेंडर है हमारा, यहां पे अपलोड न्यू प्रोडक्ट पे आप जाओगे, सेम सारी चीजें आप यहां पे मेंशन करोगे। कस्टम स्पेसिफिकेशन यस, सेव एंड प्रोसीड। मेक एंड मॉडल आप यहां पे ऑफर करोगे। बिड नंबर यहां पे मेंशन करोगे। सेव एंड प्रोसीड। अब यहां पे सेलिंग प्रोडक्ट एज, यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, रीसेलर या फिर ओईएम। तो अगर आप ओईएम हो तो इसे एज अ ओईएम कैटलॉग आप बनाइए। एज अ ओईएम कैटलॉग जब आप बनाएंगे फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आप उस टेंडर को पार्टिसिपेट कर पाओगे। जब आप एज अ रीसेलर कैटलॉग बनाते हो और एज अ रीसेलर उस टेंडर को पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हो जो कि एमएसएमई या फिर एमएससी रिजर्व्ड है, तो उसमें सॉफ्टवेयर नहीं करने देता, क्योंकि आप एज अ रीसेलर आ रहे हो। और रूल क्या है, रूल ये है कि ओईएम मतलब एमएससी कौन हो सकता है, ओनली ओईएम हो सकता है। तो जब आप एज अ ओईएम कैटलॉग बनाओगे तब आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितनी भी कस्टम बिड है एमएससी रिजर्व या फिर मेक इन इंडिया रिजर्व, तो आप उसमें पार्टिसिपेशन दे पाओगे। करके देखिएगा, कोई डाउट कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करके उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये तो रहा हमारा प्रोडक्ट बेस्ड टेंडर कि प्रोडक्ट बेस्ड कस्टम बिड आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। सर्विस कस्टम बिड किस तरीके से पार्टिसिपेट होती है। देखिए कस्टम बिड पार्टिसिपेट करनी है सर्विसेज की, तो जब आप यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्शन पे जाते हो, कस्टम टाइप करते हो, तो यहाँ पे कस्टमाइज्ड जो यहाँ पे सर्विसेज है, कस्टम बिड फॉर सर्विसेज का ऑप्शन आ जाता है और कस्टम बिड आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब ये कस्टम बिड पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पता है कि कस्टम बिड जब आप पार्टिसिपेट करते हो या फिर सर्विसेज का कोई भी टेंडर आप पार्टिसिपेट करते हो तो सर्विसेज के केस में ना बार बार कैटलॉगिंग नहीं करनी पड़ती। एक बार आपने कोई भी कैटलॉग बना दिया उस कैटेगरी का, तो उस कैटेगरी के टेंडर आप सारे ही पार्टिसिपेट कर पाते हो। अब वैसे ही इसमें एप्लीकेबल है, बहुत सारे लोगों को ना ये कस्टम बिड फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेट करनी नहीं आती, क्योंकि इस टेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए भी आपको क्या करना होता है, एक कस्टम बिड फॉर सर्विसेज उसका कैटलॉग बनाना पड़ता है। वो कैटलॉग आप किस तरीके से बना सकते हो, कैटलॉग में जाना है आपको, सर्विसेज में जाना है, ऐड न्यू ऑफरिंग में जाना है और यहां पे कस्टम टाइप करना है। कस्टम बिड फॉर सर्विसेज का ऑप्शन आपके सामने आ गया, इसे आप सेलेक्ट करोगे और ये कैटलॉग आपको अपनी प्रोफाइल में लिस्ट करना होता है। मेरी प्रोफाइल में पहले से लिस्टेड है, कुछ नहीं करना होता इसमें, सिंपल आप जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होगा। क्रिएट पे क्लिक करोगे, रेट शीट में आपको यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है इसे आप सिलेक्ट करेंगे। प्राइस ऑन डिमांड कर दीजिए, प्राइस डालने की भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर हटा देगा। डायरेक्टली वैलिडेट एंड सेव कर दीजिए। अब कस्टम बिड फॉर सर्विसेज मतलब कस्टम सर्विसेज के जो टेंडर्स हैं वो आपकी प्रोफाइल में आने लग जाएंगे।
और उनमें आप पार्टिसिपेशन दे सकते हो। कोई दूसरा कैटलॉग बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरीके से जैसे कि ये टेंडर है, यहाँ पे ये बायर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे एक जगह जो बायर को मांगा है वो है, और एक जगह जो है हम ऑफर कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग सर्विसेज का टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं, सेम प्रोसीजर है। किस तरीके से सर्विसेज का टेंडर पार्टिसिपेट होता है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, उसको आप रेफर कर सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पे बायर की रिक्वायरमेंट कॉम्प्लाई करनी है, इनक्रिप्ट एंड सेव करना है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। प्राइस डालोगे, डॉक्यूमेंट डालोगे, ओटीपी डालोगे और टेंडर को सबमिट करोगे। तो इस तरीके से ना आप लोग कस्टम बिड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोई भी बिड हो, किसी भी प्रोडक्ट की हो, किसी भी सर्विसेज की हो, सेम प्रोसीजर है। बेसिकली कस्टम बिड दोनों ही उन चीजों के लिए है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, उन चीजों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी कैटेगरीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके कोई भी टेंडर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है पार्टिसिपेशन करते वक्त, तो ईमेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने का आपको कोशिश करूंगा। और आप लोग भी अपना फीडबैक दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक है या फिर कोई ऐसी फंक्शनैलिटीज है जो आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो आप मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हो। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उन पे वीडियो लेके आने का। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर किसी इंसान तक ये पहुंचे जो कस्टम बिड पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनको नहीं पता है कि किस तरीके से वर्क करता है, ताकि वो भी अपना काम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे इजीली कर पाए। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।